नमस्कार, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन की कार्यकी का अगला हिस्सा, जिसका नाम है भोजन का स्वांगीकरण। ये 4 नंबर वाला पद है। इससे पहले 3 पद हम पढ़ चुके हैं भोजन की कार्यकी में, पाचन की कार्यकी में, जिसमें पहला था भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा था भोजन का पाचन, तीसरा था भोजन का अवशोषण और 4 नंबर पे आ रहा है कौन सा, भोजन का स्वांगीकरण, और 5 नंबर पे होता है भोजन का बहिक्षेपण। तो यहां पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, भोजन का स्वांगीकरण वाला पद डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था भोजन का अवशोषण किस प्रकार होता है। समझ रहे ना मेरी बात को? काइलोमाइक्रोन का पूरा मैकेनिज्म, पूरी की पूरी क्रियाविधि में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। आज डिस्कस कर रहा हूं भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण से तात्पर्य क्या है? स्वांगीकरण से तात्पर्य यह है कि जो भोजन का अवशोषण हुआ है उसे किस प्रकार प्रत्येक कोशिका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लेगी। यानी कि जो भोजन का अवशोषण हुआ है वो प्रत्येक कोशिका तक कैसे पहुंचेगा और कोशिका किस प्रकार उसका उपयोग करेगी। अंग्रेजी में बोलूं तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। यानी कि भोजन का अवशोषण का या स्वांगीकरण का क्या तात्पर्य होगा कि अवशोषित, क्या लिख दूं बेटा, अवशोषित भोज्य पदार्थ का कोशिकाओं द्वारा उपयोग, क्या लिख दूंगा, कोशिकाओं द्वारा उपयोग लेना क्या कहला रहा है आपके पास में, स्वांगीकरण कहलाता है। जिससे क्या मिलती है कोशिकाओं को, जिससे कोशिकाओं को क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, और वो शरीर की क्या करेगा, अपनी अपनी उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेगा। अब भोजन के स्वांगीकरण में जिस अंग का हमारे शरीर में योगदान होता है उसका नाम है यकृत। सबसे बड़ा याद रखना इसके अंदर आपके पास में, भोजन के स्वांगीकरण में जो ऑर्गन हेल्प करेगा उसका नाम क्या है, यकृत है बेटा। क्या है? यकृत। और ये किस प्रकार है यकृत, वो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिएगा, मुख्य भोजन के घटक थे हमारे पास में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बना था, अमीनो अम्ल बना था। वसा का अंतिम उत्पाद क्या बना था, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल बना था। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या बना था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज बना था। तो मैं चाहता हूं कि इनका जो अंतिम उत्पाद बना था उनका अवशोषण मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जब वो जहां अवशोषित हुए हैं रुधिर में, वो रुधिर के माध्यम से अब कहां पहुंचने चाहिए, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना चाहिए। और उनको भेजेगा कौन प्रत्येक कोशिका तक, यकृत भेजेगा बच्चे। कौन भेजेगा? यकृत भेजेगा, ठीक है ना। तो किस प्रकार भेजता है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी पहले आप लोग देखिए, सबसे पहला मेरे पास में उत्पाद है वो है कौन सा है, प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बना था हमारे पास में, अमीनो अम्ल बना था। क्या बना था? अमीनो अम्ल। इसी अमीनो अम्ल को किस प्रकार यकृत में पहुंचेगा वो बता रहा हूं आपको। अभी केवल नाम लिख रहा हूं, फिर इसी वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा। ये अमीनो अम्ल कहां पे पहुंचेगा, यकृत में पहुंचेगा। और यकृत में किसके माध्यम से पहुंचेगा, यकृत निवाहिका नलिका या यकृत निवाहिका वाहिनी के द्वारा पहुंचेगा। इसका नाम होता है हेपेटोपोर्टल वेन, यकृत निवाहिका शिरा। समझ रहे हैं? तो यहां पे देखिएगा, यहां पे नाम क्या लिख रहा हूं मैं आपके पास में, यकृत निवाहिका शिरा, ठीक है ना। किसके माध्यम से पहुंच रहा है, यकृत निवाहिका शिरा के माध्यम से पहुंचेगा। अभी बताऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार ये शिरा यकृत तक पहुंचाती है, पूरा सिस्टम समझाऊंगा। पहले आप देख लो कि क्या होता है। जैसे ये हमारे पास में क्या था, अवशोषित क्या है, अमीनो अम्ल है। ये अवशोषित अमीनो अम्ल यकृत निवाहिका शिरा द्वारा कहां पहुंच गया, यकृत में पहुंच गया। अब यकृत इसका क्या करेगा, वितरण करेगा। वितरण किस प्रकार करेगा उसके लिए आपको यहां पे देखना होगा। वितरण के लिए बता देता हूं, 3 तरीके से इसका वितरण हो सकता है। पहला वितरण यह है, यदि किसी कोशिका को तुरंत अमीनो अम्ल की आवश्यकता है तो वो रिक्वायर्ड या वो उपयोगी अमीनो अम्ल तुरंत प्रभाव से किस में बदलेगा, प्रोटीन में बदलेगा वापस। और प्रोटीन क्या करेगा, उसकी कोशिका को क्या करेगा, उपयोग में लेने के लिए मजबूर कर देगा। तो देखिएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि जो मैंने लिखा यहां पे, मान लो कि अगर आवश्यक है अमीनो अम्ल अभी के अभी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आवश्यक अमीनो अम्ल प्रोटीन के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये प्रोटीन क्या काम कर सकता है, कौन कौन सी चीजों में आवश्यक हो सकता है, कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं आप लोगों को, आइडिया लग जाएगा। जैसे आप याद रखिए एंजाइम के बारे में।
लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो अगर किसी प्रोटीन का निर्माण करना है कोशिका को तुरंत, और इसको प्रोटीन मिल गया, समझ लो, तो ये क्या कर देगा, प्रोटीन एंजाइम का निर्माण कर देगा। तो ये प्रोटीन किस में सहायक हो जाएगा, एक तो मैंने लिख दिया क्या, एंजाइम निर्माण में सहायक हो जाएगा, एंजाइम निर्माण में सहायक। दूसरे बिंदु पे मैं बात करूं, अगर मेरे पास में जो लिखा हुआ है प्रोटीन, और क्या उपयोग हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कोशिका है, उसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन तथा लिपिड से बनी हुई होती है, तो प्रोटीन का रोल उसमें भी आ जाएगा, कोशिका झिल्ली के निर्माण में। किसमें आ जाएगा, कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी इसका क्या आ जाएगा, रोल आ जाएगा। उसके अतिरिक्त यदि कोशिका द्रव्य को प्रोटीन की आवश्यकता है, तो उसको, उस आवश्यकता को पूरा करने का काम भी ये प्रोटीन कर सकता है, समझ रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य में अगर रिक्वायर्ड है तो भी क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन उसकी कमी को पूरा कर देगा। इस प्रकार यदि किसी कोशिका को तुरंत ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो यकृत का पहला काम होता है, उस जैसे ही यकृत के पास में प्रोटीन पहुंच जाए, वैसे ही यकृत क्या करेगा, उस कोशिका को ये प्रोटीन प्रदान कर देगा जिसको अभी तुरंत आवश्यक है, और वो कोशिका इनका विभिन्न कार्यों में यूज ले लेगी, इस्तेमाल कर लेगी। अब दूसरी चीज होती है कि अमीनो अम्ल आवश्यक है लेकिन अभी कोशिका को नहीं चाहिए। तो जब अभी किसी कोशिका को अमीनो अम्ल नहीं चाहिए, तो यकृत क्या करता है, उन अमीनो अम्ल को खुद के अंदर संग्रहित कर लेता है, ठीक है, गोदाम के तौर पे। गोदाम में मतलब यकृत में अपने आप रख लेगा, और जब कभी भी आवश्यकता होगी तो वो उसको निकाल के क्या कर देगा, कुछ किसी भी कोशिका को या आवश्यक कोशिका को प्रदान कर देगा। तो यहां पे क्या होता है कि आवश्यक है, ठीक है ना, लेकिन अभी आवश्यक नहीं है, समझ लो। अमीनो अम्ल तो आवश्यक है लेकिन कोशिका को अभी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, ये अमीनो अम्ल क्या हो जाएंगे आपके पास में, संग्रहित हो जाएंगे। और संग्रहित किसके रूप में होते हैं आपके पास में, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज आगे ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाएगा। ये मैंने आपको यकृत के कार्य में भी बताया था, समझ रहे हो। अब जब कभी भी किसी कोशिका को जरूरत पड़ेगी, उस समय ये ग्लूकोज को वापस हम लोग तोड़ लेंगे प्रोटीन के अंदर, और प्रोटीन से फिर वापस क्या कर लेंगे, इसका कार्य करवा लेंगे, समझना मेरी बात को। अब तीसरी चीज होती है आपके पास में, ऐसे भी अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी शरीर में बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, वो बिल्कुल वेस्ट होते हैं। तो ऐसे अमीनो अम्ल के अंदर, या ऐसे अमीनो अम्ल को विअमीनीकरण की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, विअमीनीकरण की क्रिया के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है, और यूरिया को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, उत्सर्जित करवा दिया जाता है, समझे मेरी बात को। और इसके बारे में मैंने आपको एक जानकारी दी थी, यकृत के कार्य की वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था ऑर्निथन चक्र के बारे में, उसमें भी बताया हुआ है मैंने। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, जो अनावश्यक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, अनावश्यक अमीनो अम्ल है जो शरीर में रिक्वायर्ड नहीं है, उनका क्या हो जाएगा बेटा, विअमीनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विअमीनीकरण। विअमीनीकरण की क्रिया के द्वारा एक इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, यूरिया में परिवर्तित हो जाएंगे, और यूरिया क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, समझे ना मेरी बात को। तो हुआ क्या, इसमें जो प्रोटीन आपने खाया था वो आपकी बॉडी के अंदर अमीनो अम्ल में टूट गया, ये अमीनो अम्ल क्या हो गया, ये अमीनो अम्ल संग्रहित हो रहा है, ये अमीनो अम्ल का क्या हो रहा है आपके पास में, अवशोषण हुआ। अवशोषण होने के बाद में ये अमीनो अम्ल यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में पहुंच जाएगा, और ये यकृत आवश्यकता अनुसार इसको क्या कर देगा, वितरित कर देगा। तो कुल मिला के ये मेन कार्य किसका हुआ, यकृत का हुआ। ये याद रखना आप लोग, स्वांगीकरण में सबसे मेन ऑर्गन कौन है, यकृत है। अब मैं दूसरे की बात कर लेता हूं, जो 2 नंबर पे मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, वो है कार्बोहाइड्रेट। किसके बारे में बात कर लूं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर लेता हूं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, पाचन में 2-3 चीजें बनती है, दोनों तीनों चीजों को मैं यहां लिख देता हूं। एक हो जाएगा मेरे पास में क्या रे, ग्लूकोज, 2 पे क्या आ जाएगा आपके पास में, गैलेक्टोज, और 3 नंबर पे मैं क्या लिख दूं इसके अंदर आपके पास में, फ्रक्टोज। क्या लिख दूं मैं आपके पास में, फ्रक्टोज। तो ये 3 आपके पास में अंतिम उत्पाद बने किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ये तीनों अंतिम उत्पाद क्या हो गए आपके पास में, अवशोषित हो गए। अवशोषित होने के बाद में तीनों उत्पाद रुधिर के माध्यम से ही, मतलब रुधिर ही होता है, शीरा है, शीरा में क्या बहेगा, रुधिर ही बहेगा। तो ये क्या करेगा यहाँ पे आपके पास में, यहां से आगे की तरफ यकृत निवाहिका शिरा द्वारा, फिर से वही, कौन सी, यकृत निवाहिका
शिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिपेटोपोर्टल वेन, द्वारा कहां पहुंचा देगा? यकृत में पहुंचा देगा। कहां पे पहुंचा देगा? यकृत में। और फिर से यकृत अपना कार्य दोहराएगा, और यकृत को कार्य दोहराने में कोई झिझक नहीं है। और यकृत क्या करेगा? अगर किसी भी ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है तो ये ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है बेटा। किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेगा। समझ रहे हैं ना? और इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, आपको पता होगा, बताया भी है मैंने पहले। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेगा। लेकिन यदि अभी हैंड टू हैंड ग्लूकोज की आवश्यकता है कि उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी शरीर मांग रहा है ग्लूकोज, तो उस समय पे क्या होगा आपके पास में? ये जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा? हमारे शरीर की कोशिका को क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा एटीपी के रूप में। समझा ना मेरी बात को? तो ये दो फंडे होते हैं किसमें? ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के स्वांगीकरण में, कि किस प्रकार कोशिकाएं इसको उपयोग ले सकती है। इसी बात ही मैं अगली बात कर लेता हूं 3 नंबर पे वसा के बारे में। वसा जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, वसा के अंदर जो उत्पाद या अंतिम उत्पाद बना था वसा का, वो था आपके पास में कौन? वसीय अम्ल। और साथ ही साथ कौन था एक आपके पास में? ग्लिसरॉल। क्या था आपके पास में? ग्लिसरॉल था। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल भी क्या करेंगे? यकृत निवाहिका शिरा के द्वारा कहां पे पहुंचेंगे आपके पास में? यकृत में पहुंचेंगे। तो यहां क्या लिख दूं मैं? यकृत निवाहिका शिरा। अभी आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार लेके जाती है यकृत निवाहिका शिरा, क्यों बोला हुआ हमने इसको निवाहिका, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कहां छोड़ देगी इसको? ले जाकर के यकृत में। अब यकृत क्या करेगा? इसका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, इसको वितरित कर देगा अगर आवश्यकता है तुरंत। ठीक है, तो यदि आवश्यकता है तो क्या हो जाएगा? ये लिपिड या जो वसा आपको नजर आ रही है, ये क्या करेगी? कार्य करने लग जाएगी। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपके पास में, वो हो जाएगा आपके पास में प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण। किसका? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करने में क्या कर रही है? ये आपके पास में सहायता कर रहा है। लिपिड होता है ना उसके अंदर, आपने पढ़ा होगा तरल मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने प्रतिपादित किया था। क्या कहता है वो मॉडल? लिपिड से बनी हुई 2 लेयर होती है, 2 स्तर होते हैं, जिसके बीच बीच में क्या होता है? प्रोटीन धसे हुए रहते हैं और कुछ बाहरी सतह पर भी होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में वसा का योगदान है। यदि सेल को आवश्यकता है हैंड टू हैंड वसा के उपयोग के लिए तो वो उपयोग कर लेगी। यदि वसा की अभी आवश्यकता नहीं है कोशिका को, तो ये वसा यकृत में वसीय उत्तक के रूप में क्या हो जाएगी? आपके पास में स्टोर हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी। तो किस तौर पे संग्रहित होगी ये वसा आपके पास में? यदि आवश्यक नहीं है तो संग्रहित होगी वसीय उत्तक। और वसीय उत्तक का दूसरा नाम होता है एडिपोज टिश्यू या एडिपोज उत्तक। ये याद रखिएगा, एडिपोज उत्तक बोलते हैं वसीय उत्तक को ही। तो यदि आवश्यकता नहीं है तो यकृत के अंदर ये वसा ही क्या होती है? एडिपोज उत्तक के रूप में संग्रहित होती जाती है। इसलिए कहते हैं जब खाते हैं हम लोग तो चर्बी को बर्न करना जरूरी होता है, मतलब उसको यूज करना जरूरी होता है। अगर यूज नहीं करोगे आप तो वो यकृत के अंदर क्या हो जाएगी? संग्रहित होती जाएगी, जिससे यकृत का आकार भी बढ़ सकता है। समझ रहे हो? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यकृत में पुनरुद्भवन की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो यकृत रीजनरेट हो सकता है, मतलब अपने आकार को बढ़ा सकता है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये 3 मुख्य रूप से मैंने आपको बताया। क्या बताया 3 मुख्य रूप से? ये बताया मैंने आपको 3 मुख्य रूप से कि किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का क्या होता है कि स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं यकृत निवाहिका तंत्र क्या होता है। जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि यकृत निवाहिका शिरा, यकृत निवाहिका शिरा, सर हमको बताओ तो सही यकृत निवाहिका शिरा होती क्या है। तो आपको बता रहा हूं अब यकृत निवाहिका तंत्र पूरा आप लोग देखिएगा। जो नॉर्मली हम लोग पहले बात करता हूं मैं आपके पास में रुधिर परिसंचरण। रुधिर परिसंचरण जो 10वीं कक्षा के अंदर भी आता है आपके पास में, कि रुधिर का परिसंचरण किस प्रकार होता है हृदय के माध्यम से, उसको समझाने के लिए मैं आपके पास में क्या करता हूं कि एक यहां पे आपके पास में जो है वो एक गोला बना देता हूं। ठीक है ना, जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपके पास में एक इसको शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे क्यों बनाया मैंने? यहाँ पे आपके पास में एक कारण है इसका। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि रुधिर जो है वो हृदय से किस किस द्वारा या कौन से माध्यम द्वारा आगे भागता है। ये सब डिटेल मैं आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र में भी पढ़ाऊंगा।
मैं अभी इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं ताकि यकृत निवाहिका तंत्र आपको समझ में आए। पहले नॉर्मल बात करते हैं, फिर यकृत निवाहिका तंत्र की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हृदय का क्या है, लेफ्ट चैम्बर है, और लेफ्ट चैम्बर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पे आप देखते रहिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा LA मतलब हो गया लेफ्ट आलिंद, ठीक है। यहां से रुधिर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और कहां जाएगा आपके पास में, यहां से रुधिर जाएगा जो है लेफ्ट नीले में चला जा रहा है। किस में जा रहा है, लेफ्ट नीले में। लेफ्ट नीले से किस में जाता है, वो धमनी में जाएगा। मतलब बड़ी धमनी होती है पहले महाधमनी, उसमें जाता है। महाधमनी से किस में जाएगा, धमनी में जाएगा। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, महाधमनी। धमनी से कहां चला, महाधमनी से कहां चला, धमनी में, ठीक है। धमनी से कहां जाएगा, केशिकाओं में जाएगा। किस में जाएगा, केशिकाओं में चला जाएगा। केशिकाओं से कहां जाएगा, शरीर के समस्त भाग में जाएगा। कहां जाएगा, शरीर के समस्त अंग में जाएगा ये, सिवाय फेफड़ों को छोड़ करके, क्योंकि फेफड़ों में क्या होता है, हमेशा रुधिर का क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो ये यहां से लेफ्ट साइड में जो रुधिर जा रहा है, ये सारा प्योर ब्लड है, ये सारा शुद्ध रुधिर है, ऑक्सीजनेटेड रुधिर जिसको बोलते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ये आपके पास में कौन सा है, O2 ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये भी आपके पास में यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहां पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर ब्लड है। और धमनी से भी आगे कहां जा रहा है, केशिकाओं में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और केशिकाओं से भी शरीर के समस्त अंग में कहां चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब शरीर के समस्त अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रुधिर को जो कैरी करेगा, जो उठाएगा, वो कौन होगा, वो होगी शिराएं। कौन होगी, शिराएं। तो यहां पे भी आपके पास में पहले आपके पास में क्या रहेगा, देखिएगा जरा, यहां से शरीर का समस्त अंग आ गया। अब यहां से हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, और यहां से देखिएगा शिराएं कौन ले रही है, पहले तो केशिकाएं आएगी, ठीक है, केशिकाएं ही होगी। ये केशिकाएं क्या करेगी, रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को शिरा में डाल देगी। शिरा से कहां जाएगा, महाशिरा में जाएगा। महाशिरा इसको कहां ले जाके छोड़ेगी, राइट साइड के आलिंद में। राइट साइड का जो आलिंद है, जो यहां पे लाइन पे लिख देता हूं मैं, यहां पे राइट आलिंद। राइट आलिंद से कहां जाएगा, राइट नीले में जाएगा। राइट नीले से इसको कौन कैरी करेगा, राइट नीले से इसको कैरी करेगा आपके पास में जो होगा वो होगी पल्मोनरी यानी फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी इस अशुद्ध रुधिर को कहां ले जाके छोड़ेगी, फेफड़े में ले जाके छोड़ेगी, ठीक है। फेफड़ा इसको शुद्ध कर देगा, और शुद्ध करने के बाद में फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से वापस कहां आ जाएगी, वापस लेफ्ट आलिंद के अंदर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, लेफ्ट आलिंद में। तो इधर की ओर जो चल रहा है आपके पास में, जिसके बारे में बता रहा हूं, वो है CO2 ब्लड। CO2 ब्लड का मतलब होता है अशुद्ध रक्त। कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होगी। ये सारा यहाँ पे CO2 ब्लड वाला जा रहा है, और ये यहाँ से CO2 ब्लड वाला गया, और फेफड़ों ने इसको शुद्ध करके वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर दिया, और शुद्ध रक्त वापस कहां आ गया आपके पास में, लेफ्ट आलिंद के अंदर आ गया। यह सामान्य रूप से परिसंचरण होता है रुधिर का। अब यकृत निवाहिका में और इसमें क्या अंतर होगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब मैं बताता हूं यकृत निवाहिका तंत्र के अंदर क्या होगा, वो देखना है आपको। तो यकृत निवाहिका तंत्र को समझाने के लिए मैं फिर से यहां पे आपके पास में एक गोला समझाऊंगा। गोला बना देता हूं, यहां पे देखिएगा यकृत निवाहिका तंत्र। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसमें कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, एक गोले को हम लोग यहां पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहां पे बता देता हूं कि क्या चीज चलेगी और कैसे चलेगा। सेम वैसे का वैसे स्टार्ट करो जैसे हमने अभी पीछे की तरफ लिखा था। यहां से लिखते हैं हम लोग, यहां पे हमारे पास में क्या है, लेफ्ट आलिंद। लेफ्ट आलिंद से रुधिर किस में जाता है, लेफ्ट नीले में। और अब मैं बता चुका हूं आपको कि कौन सा रुधिर होता है, ये शुद्ध रुधिर होता है। अब लेफ्ट आलिंद से लेफ्ट नीले, लेफ्ट नीले से किस में जाएगा, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, और धमनी से केशिकाओं में जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया धमनी, ठीक है। ऐसे घबराना नहीं, धमनी महाधमनी दोनों साथ में लिख देता हूं, ठीक है। पहले किस में जाएगा, महाधमनी, महाधमनी से धमनी में चला जाएगा। फिर किस में जाएगा, केशिका में जाएगा। किस में जाएगा, केशिकाओं में जाएगा। और केशिकाओं के माध्यम से कहां जाएगा, शरीर के समस्त अंग में। यहां से ध्यान लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहां पे, शरीर के समस्त अंग। तो देखिए
शरीर के समस्त अंग में कौन सा रुधिर सप्लाई हो रहा है? प्योर ब्लड। लेकिन शरीर के समस्त अंग में एक अंग छोटी आंत भी होता है ना। तो यहां पे हम लोग, आप ऐसा समझो कि समस्त अंग तो है ही है, लेकिन छोटी आंत पे यहां पे ज्यादा फोकस करना हमको, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बात लिख देता हूं, क्या? छोटी आंत। अब होगा क्या? अब होता यह है बेटा यहां पे कि यहां से ये केशिकाएं जो है वो रुधिर को कहां छोड़ रही है? छोटी आंत में छोड़ रही है। कौन सा रुधिर बेटा? प्योर ब्लड को। समझ रहे हो? और आपको पता है कि यहां पे आगे क्या आएगा आपके पास में? शिरा आती है। क्या आती है? शिरा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? शिरा। शिरा क्या करेगी? शिरा यहां से समस्त अंग से अशुद्ध रुधिर को क्या करेगी? उठाएगी। समझ लो, अशुद्ध रुधिर को यहां से शरीर के समस्त अंग, जिसमें एक अंग छोटी आंत भी है, उससे क्या करेगी? सारा का सारा अशुद्ध रुधिर उठाएगी। तो बता देते हैं आपको कि यहां से सारा अशुद्ध रुधिर जो है वो किस में जा रहा है? शिरा के अंदर जा रहा है। अब समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट, CO2 ब्लड तो जा ही जाए, लेकिन छोटी आंत के अंदर जो जितना भी खाना अवशोषित हुआ, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब जितना भी अवशोषित हुआ भोजन है, ये सारा अवशोषित हुआ भोजन भी क्या होता है? इस शिरा में चला जाता है। यानी कि यहां पे आपके पास में इसके अंदर साथ ही साथ में छोटी आंत के माध्यम से क्या जा रहा है? अवशोषित भोज्य पदार्थ। समझो मेरी बात को, कहां जा रहा है? अवशोषित भोज्य पदार्थ। ये यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में? इधर चला जाएगा। कहां पे? शिरा में। अब ये जो शिरा में जाता है, जिसमें CO2 वाला ब्लड भी है और अवशोषित भोज्य पदार्थ भी है, ये कोई साधारण शिरा नहीं होती है। इस शिरा का नाम होता है यकृत निवाहिका शिरा। कौन सी होती है? यकृत निवाहिका शिरा। क्यों दिया हमने इसका नाम? क्योंकि हम लोगों ने पीछे की तरफ तो कहा था कि जो शिरा होगी वो कहां ले जाके छोड़ेगी इस ब्लड को? कहां पे छोड़ेगी? राइट आलिंद और राइट नीले के अंदर, मतलब हृदय में ले जाकर छोड़ेगी। लेकिन यहां पे हमारे पास में क्या नाम है? यकृत निवाहिका शिरा। यकृत निवाहिका शिरा का क्या कार्य होता है कि पहले इस इम्प्योर ब्लड को क्या कर रही है? अवशोषित भोज्य पदार्थ के साथ में कहां लेके जाएगी? वापस यकृत के पास में लेके जाएगी। कहां लेके जाएगी? यकृत के पास में। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं कि ये सारा का सारा जो मसाला है वो कहां पहुंच रहा है? यकृत के पास में लेकर के जा रही है। ये क्या क्या चीजें लेके जा रही है? CO2 वाला ब्लड भी और अवशोषित भोज्य पदार्थ भी। अब यकृत से आगे सामान्य क्या होता है? बॉडी की यानी शरीर की क्या होती है? शिराएं निकलती है। ये शिरा क्या करती है? यकृत से केवल और केवल ब्लड को उठाएगी। कौन सा? अशुद्ध रक्त को। यानी कि यकृत से जो है वो यहाँ पे अशुद्ध रक्त है वो आगे अन्य सामान्य शिराओं में चला जाएगा। लेकिन यकृत ने अपने पास में क्या रख लिया? ये अवशोषित भोज्य पदार्थ को अपने पास रख लिया। यानी कि ये अपने पास में किसको रख लेगा? अवशोषित भोज्य पदार्थ को यहीं उतार लेगा और रुधिर को क्या कर देगा? आगे भेज देगा। तो यहां से क्या हुआ? यकृत के पास में रह गया अवशोषित भोज्य पदार्थ और जो भी इम्प्योर ब्लड था वो शिरा में भेज दिया। अब ये शिरा आगे की तरफ इसको कहां लेकर के जाएगी? राइट आलिंद में, राइट आलिंद से राइट नीले के अंदर, और राइट नीले से आगे कहां जाएगा? आपको पता है फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी से कहां जाएगा? फेफड़े में, और फेफड़े से कहां इसको शुद्धिकरण करके वापस कौन उठाएगा? फुफ्फुसीय शिरा, और इसको ले जाके कहां छोड़ देगी? वापस लेफ्ट साइड के आलिंद के अंदर छोड़ देगी। तो हुआ क्या यहां पे? हुआ ये कि एक स्पेशल चीज या एक अलग से चीज इसके अंदर आ गई जिसका नाम क्या है? यकृत निवाहिका शिरा। इस शिरा ने क्या किया? इस शिरा ने, देखना बड़ा जबरदस्त चीज है, इस शिरा ने शरीर के समस्त अंग, जिसमें से एक मुख्य अंग छोटी आंत है, इसमें जितना भी अवशोषित हुआ भोज्य पदार्थ पड़ा था वो अवशोषित हुआ भोज्य पदार्थ रुधिर के साथ में अपने अंदर ले लिया। समझ रहे हैं? और इसने क्या किया कि रुधिर को वहां पे कहां पे? हृदय में सप्लाई करने की बजाय इसने कहां पे सप्लाई किया? पहले यकृत में। यकृत ने क्या किया? अवशोषित भोज्य पदार्थ को अपने पास में उतार लिया और अवशोषित भोज्य पदार्थ को अपने पास में उतार के ब्लड को आगे वाली शिरा में ट्रांसफर कर दिया, और उस शिरा ने उस अशुद्ध रक्त को कहां भेज दिया? वापस हृदय के अंदर भेज दिया। हृदय ने इसको
शुद्धिकरण के लिए कहां पे भेज दिया, फेफड़े के अंदर भेज दिया, और फेफड़े ने शुद्धिकरण करके वापस इसको कहां भेज दिया, लेफ्ट साइड के आलिंद में भेज दिया। मेरी बात समझ में आई ना। अब बात यहां पे ये आती है मुख्य रूप से कि सर ये क्यों जरूरत पड़ी, जब हृदय है, हृदय ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता, यकृत ने क्यों? मैं बताता हूं आपको। देखो, अगर मैं कह देता हूं यहां पे कि ये यकृत, निवाहिका, शिरा और ये सब कुछ नहीं है, देखो यहां से जो मैं आपको बता रहा हूं, मान लो कि ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये चीज है ही नहीं, तो यहां से जो अशुद्ध रक्त है, CO2 वाला रक्त, और जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है, ये दोनों किस में चले जाएंगे, डायरेक्ट शिरा में जाएंगे। किस में जाएंगे? डायरेक्ट किस में जा रहे हैं? शिरा के अंदर चले जाएंगे। और ये शिरा क्या करेगी, इस अशुद्ध रक्त के साथ में इस अवशोषित भोज्य पदार्थ को भी कहां भेज देगी, हृदय में भेज देगी। हृदय क्या करेगा, इस अवशोषित भोज्य पदार्थ और जो अशुद्ध रक्त है उसको फेफड़े में भेज देगा। और फेफड़ा क्या करेगा, इस रक्त को तो शुद्ध कर देगा, लेकिन उसमें अभी भी क्या पड़ा है, अवशोषित भोज्य पदार्थ पड़ा है। यह अवशोषित भोज्य पदार्थ कहां आ जाएगा, लेफ्ट आलिंद में आएगा, और फिर कहां आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट साइड के नीले में आ जाएगा। अब हृदय का काम होता है पंप करना रुधिर को। जब ये रुधिर को पंप करेगा पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करने के लिए, तो ये जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होगा वो पूरी बॉडी में एक साथ में पहुंच जाएगा। समझ लो, मतलब पूरे शरीर के समस्त अंगों में अवशोषित भोज्य पदार्थ एक साथ में पहुंच जाएगा। मतलब यहां पे नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा कि जिस किसी भी अंग में यदि अमीनो अम्ल की आवश्यकता ही नहीं है अभी, मान लो ग्लूकोज की आवश्यकता ही नहीं है अभी, फिर भी पहुंच गया, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वहां पे वेस्ट हो जाएगी। जबकि इस जगह पे यकृत क्या करेगा, यकृत के पास में ये सुविधा है कि अगर आवश्यकता नहीं है तो यकृत उसको अपने अंदर स्टोर करके या संग्रहित करके रख सकता है। इस वजह से इस अवशोषित भोज्य पदार्थ को यकृत के पास में पहले पहुंचना जरूरी है, ताकि क्या हो कि अनावश्यक रूप से कोई भी चीज वेस्ट ना हो और प्रत्येक चीज का संग्रहण भी किया जा सके और उपयोग भी लिया जा सके। इसलिए बनाया गया ये यकृत निवाहिका तंत्र। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, और बहुत ही जबरदस्त था ये यकृत निवाहिका तंत्र। आपको मैंने समझा दिया पूरा। यहां पे मेरे पास में पाचन की कार्यकी के 4 पद समाप्त हो गए हैं। पहला पद था भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा था भोजन का पाचन, तीसरा भोजन का अवशोषण, चौथा था भोजन का स्वांगीकरण। अब अंतिम चरण पे केवल एक ही पद रहा है जिसका नाम है भोजन का बहिक्षेपण। वो इसी वीडियो में हम समाप्त करेंगे। तो देखिए, अंतिम चरण पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। 5वां और आखिरी पद पाचन की क्रियाविधि का, वो है आपके पास में भोजन का बहिक्षेपण। क्या है? भोजन का बहिक्षेपण। तो ये बात आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा। भोजन का बहिक्षेपण से तात्पर्य है कि जो भोजन अवशोषित नहीं हुआ है या पचित नहीं हुआ है, उसे शरीर यानी देह से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? बहिक्षेपण कहलाती है। तो इसकी परिभाषा आप किस प्रकार लिखेंगे? परिभाषा लिखने के भी अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। तो आपको ये लिखना होगा जो अवशोषित नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं, अवशोषित या अपचित, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, अवशोषित ना हुआ, ठीक है। अवशोषित ना हुआ भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों को शरीर से, किसे? शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? भोजन का बहिक्षेपण कहते हैं। और इसमें जो रोल प्ले करेगा वो होगा गुदा के माध्यम से, क्या होगा? ये बाहर निकलेगा। समझे मेरी बात को? बहिक्षेपण। अब आपको यहां पे समझाते हैं कि किस प्रकार ये होगी प्रक्रिया और क्या क्या चीजें इसमें देखने वाली है, समझने वाली है। आपको पता है गुदा में क्या होती है? अवरोधिनी होती है ना। मैंने बताया भी था आप लोगों को, अवरोधिनी होती है। अवरोधिनी दो अवरोधिनी होती है, आंतरिक अवरोधिनी और बाह्य अवरोधिनी। बाह्य अवरोधिनी क्या होती है? ऐच्छिक होती है, और आंतरिक अवरोधिनी अनैच्छिक होती है। तो अवरोधिनी भी पाई जाती है। अवरोधिनी के माध्यम से क्या होता है? मल को त्यागा जाता है। मल मतलब जो अवशोषित नहीं हुआ है जो भोज्य पदार्थ, वो मल के रूप में रहता है। अब ये जाएगा कहां और कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए आप इधर देखिए, यहां पे बता रहा हूं आपको। देखिए, सबसे पहले जो
और जो अवशोषित नहीं हुआ है भोज्य पदार्थ, ठीक है, वो कहाँ जाएगा? सिक्कम में जाएगा। सिक्कम से कहाँ जाएगा? कोलोन में जाएगा। और कोलोन में ये जो भोज्य पदार्थ जो अवशोषित नहीं हुआ है वो 36 घंटे तक स्टोर रह सकता है। कितने घंटे तक? 36 आवर्स तक ये यहाँ पे संग्रहित रहता है, जो भोज्य पदार्थ अवशोषित नहीं हुआ या पचित नहीं हुआ है। क्यों रहता है इतने समय के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। कोलोन जो ऑर्गन है, कोलोन जो अंग है, इस कोलोन में क्या होता है? जो अनावश्यक पदार्थ है यानी मल है, उससे क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। जितना भी पानी होता है उसके अंदर से क्या होता है? ये सोख लेता है, अवशोषित करवाता है। तो पानी का जो अवशोषण है, जो यहाँ पे लिख रहा हूं, पानी का अवशोषण जो है वो कहां पे हो रहा है आपके पास में? कोलोन के अंदर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? कोलोन में हो रहा है। अब अगर यहां पे मल ज्यादा देर तक रहा तो पानी का अवशोषण ज्यादा हो जाएगा और मल क्या हो जाएगा? कठोर होने लग जाएगा, जिसको कहते हैं कब्जी होना। और अगर यहां पे कोलोन में जो मल है, जो अपचित भोज्य पदार्थ है, वो कम समय तक रहता है तो पानी का अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दस्तें लगती है। तो ये दोनों चीजें होती है इसके अंदर कि अगर पानी का अवशोषण आवश्यकता से ज्यादा हो गया तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी हो सकती है, क्योंकि पानी ज्यादा अवशोषित हो जाएगा तो मल कठोर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पानी का अवशोषण कम हुआ तो क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डायरिया हो जाएगा। डायरिया मतलब दस्तें लगने लग जाएगी, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। और क्या, इसको क्या बोलते हैं? दस्ते लगना। तो ये चीजें भी यहाँ पे संभव है। और ऐसा तभी होता है ज्यादा, और कम तब होता है जब कोई ना कोई क्या हो कि डिसऑर्डर हो या कुछ ना कुछ रोग से संबंधित समस्या हो या डिस्टर्बेंस हुआ हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, तो ये चीज संभव है। अब यहां से कोलोन से जो है, कोलोन में ये काम हो गया। कोलोन से जो मल है वो कहाँ आ जाता है? मलाशय में आ जाता है। मलेशिया नहीं रहे, फिर से बोल रहा हूं, मलाशय में आ जाएगा। मलाशय में मल जो है वो अस्थायी रूप से संग्रहित रह सकता है। अस्थायी रूप से संग्रहित रह सकता है। समझे मेरी बात को? संग्रहित रह सकता है। कब तक संग्रहित रहेगा? जब तक मलाशय की पेशियां जो है मल को त्यागने का संकेत ब्रेन तक ना भेज दे, मस्तिष्क तक ना भेज दे। जब ये सिग्नल यहां से मलाशय से जो है वो सिग्नल्स जो है यानी उद्दीपन जो है, मल को त्यागने के उद्दीपन है, यहां से मल को त्यागने के उद्दीपन, मल को त्यागने के जो उद्दीपन है वो कहाँ भेजे जाते हैं? ब्रेन में, मस्तिष्क में। और ब्रेन इसको वापस सिग्नल सेंड करता है किसको? मलाशय को या मलाशय की पेशियों को। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, मलाशय की पेशियों को क्या करता है? ये सिग्नल सेंड करता है वापस, और जिसकी वजह से क्या होता है? गुदा की अवरोधनी खुलती है और गुदा के माध्यम से क्या होता है? मल बाहर त्यागा जाता है। समझे मेरी बात को? तो ये प्रक्रिया रहती है इसके अंदर आपके पास में भोजन के बहिक्षेपण की। किसकी रहती है? भोजन के बहिक्षेपण की। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी पड़ेगी, जिसमें कोलोन का बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही साथ में मलाशय के अंदर भी क्या होता है? भित्तियां होती है, वो सिग्नल्स भेजती है। कहाँ पे भेजती है सिग्नल्स? कहाँ भेजती है बच्चे? कहाँ भेजेगी? ब्रेन में। और ब्रेन उसको वापस क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो यहां तक हम लोगों ने पाचन की क्रियाविधि के पांचों और लास्ट पद को मैंने कंप्लीट करवा दिया। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। लगभग ये पार्ट यहाँ पे अपने पास में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ स्पेशल बिंदु अभी भी बाकी है। 3 टॉपिक और है इसके अंदर। एक वीडियो में अपन और कवर करेंगे इसको, जिसमें हम लोग कुछ लोकल हार्मोन के बारे में बताएंगे कि हार्मोन किस प्रकार पाचन की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। और दूसरे चरण पे विटामिन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कौन से विटामिन का कौन सा सोर्स होता है यानी स्रोत होता है और क्या उसका उपयोग होता है, जो भी सब हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड बीमारी के बारे में भी बात करेंगे। और तीसरे चरण पे, अंतिम चरण पे जिसकी बात करेंगे वो होगा कुछ सामान्य विकार, पाचन से संबंधित विकारों की भी बात करेंगे। तो वीडियो के इस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है भोजन का स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग हार्मोन्स, विटामिन और डिसऑर्डर यानी कि विकारों की बात करेंगे।
ठीक है, आप लोग बराबर नोट्स मेंटेन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।